नमस्कार साथियों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अपन क्लाइमेटिक फैक्टर्स और दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, बाकी के बारे में आगे। तो आज जो जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपको बॉटनी में भी सहायता मिलेंगी, क्योंकि बॉटनी में भी ये बुक चलती है। ठीक है, तो आज अपन जो इसमें बात करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, प्रेसिपिटेशन, फिर टेम्परेचर, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर और अडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर। इन 6 टॉपिकों के बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन आज की ऑनलाइन क्लासेस की। इसमें अपन बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में, तो वे सभी बाह्य दशाएं ऑब्लिक पदार्थ, बल, भौतिक एवं रासायनिक तथा सूक्ष्म व दीर्घ जीव जो किसी जीव के विकास तथा जीवन की क्रिया को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं तथा बदले में स्वयं भी प्रभावित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय कारक। अर्थात इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? इकोलॉजिकल फैक्टर्स। पर्यावरण की सभी जो अन्योन्य क्रियाएं हैं या घटक है, परस्पर एक दूसरे में क्या होते हैं? सम्मिश्रित होते हैं और एक जटिल होल यूनिट की रचना करते हैं, और इसी होल यूनिट को कहते हैं अपन इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स। और पर्यावरणीय कारकों का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, वरन क्या आते हैं? ये कारक एक दूसरे में क्या है? समायोजित है, एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है या आइसोलेशन नहीं है। अधिकांश पारिस्थितिकीवेत्ता समस्त कारकों को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, जलवायुवीय कारक, जिनको बोलते हैं अपन क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा, स्थलीय कृति कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तीसरा मृदीय कारक, और चौथा जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जलवायु कारकों के अंदर अपन बात करते हैं प्रकाश, तापमान, वर्षण, पवन, वायुमंडलीय गैसें तथा आर्द्रता, इस आदि। अब आगे अपन बात करते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है। तो जलवायु कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, वायु, जल, वायुमंडलीय आर्द्रता, गैसें आदि का अध्ययन अपन करते हैं, और इस प्रकार के अध्ययन को कहते हैं जलवायु विज्ञान। किसी जीव को उसके पर्यावरण की जलवायु सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, इसको मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी बता रखा है। एक ही प्रकार की जलवायु बायोम में उसी जलवायु के प्रति अनुकूलित जीव पाए जाते हैं। एक ही प्रकार की जलवायु बायोम में उसी जलवायु के प्रति अनुकूलित जीव पाए जाते हैं। किसी स्थान की जलवायु को वर्षा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और हवाएं आदि प्रभावित करते हैं, अतः इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? जलवायुवीय कारक। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ डायग्राम में भी आपको बता रखा है। सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, है ना, और रेनफॉल, ये सब चीजें। तो अब अपन बात करते हैं आगे। प्रेसिपिटेशन, वर्षा, इसको अपन रेनफॉल भी मान सकते हैं। वर्षा से आशय वायुमंडल से धरातल पर पहुंचने वाले जल से हैं। ये जल द्रव या ठोस किसी भी रूप में हो सकता है। यह जल वर्षा यानी कि रेनफॉल, बर्फ, स्नोफॉल, ओले, ओस, ड्यू, जिसको अपन कहते हैं, किसी भी रूप में आ सकता है।
उपरोक्त चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन? प्रेसिपिटेशन या जलपात। वर्षा जल की आपूर्ति का मुख्य वर्षा ही जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अंतर्भूमिक जल व नदियों का जल भी इसी जलपात पर निर्भर करता है और वायुमंडल में यह जल दो स्रोतों से आता है। वायुमंडल में यह जल दो स्रोतों से आता है। इन दो स्रोतों से पहले अगर अपन जल के गुणों के बारे में तो बात कर देते हैं हल्की सी। तो जल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? एक तो विलेयता का गुण पाया जाता है, वाष्पीकरण उष्मा पाई जाती है, इसके अलावा तापमान से घनत्व संबंध होता है, विशिष्ट उष्मा होती है, पारदर्शिता होती है, शांतता का गुण पाया जाता है, उत्प्लावनता का गुण पाया जाता है, तापीय चालकता पाई जाती है। ये सब क्या है? जल के गुण है। अब अपन बात करते हैं वायुमंडल में ये जल दो स्रोतों से आता है। समुद्र से वाष्पीकरण द्वारा कितने %? 84%। और थल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा इवोपो ट्रांसपिरेशन से 16% जल आता है। ये तो होगी इसकी बात। अब बात करते हैं विश्व भर के कुल जलपात का 4.46 × 10⁻20 ग्राम वर्ष। जलपात कितना होता है कुल वर्ष भर में? 4.46 × 10⁻20 ग्राम प्रति वर्ष। ठीक है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें थल पर 0.99 × 10⁻20 ग्राम पर ईयर ही जलपात होता है। जो स्थल भाग है उस पर कितना भाग होता है? इसमें से इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। 0.99 × 10⁻20 ग्राम पर ईयर, जो कि वार्षिक जलपात का कितना % है? 22.8%। और थल के क्षेत्रफल का 29%। ठीक है। अब बात करते हैं अपन भारत की औसत वार्षिक वर्षा विश्व की औसत वार्षिक वर्षा से अधिक है। यानी कि विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 86 सेंटीमीटर और अपने यहाँ 105 सेंटीमीटर। ठीक है। परंतु इसके वितरण में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। और भारत एक मानसूनी वर्षा वाला देश है, जहां बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से उठे बादल जून से सितंबर तक अधिकतम वर्षा करते हैं। ये मौसम वर्षा या मानसून का मौसम कहा जाता है। जबकि तमिलनाडु में कब होती है? नवंबर दिसंबर में। ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो वर्षा की मात्रा के साथ वर्षा के जल का भविष्य भी किसी स्थान के इकोसिस्टम व जीवों को प्रभावित करता है। वर्षा का जल 3 तरीके से किसी स्थान से बाहर जाता है। कैसे? नंबर 1, पहला इनफिल्ट्रेशन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, और इसके द्वारा 35% जल बाहर जाता है। और तीसरा रेन ऑफ, यानी कि वहा द्वारा नदी स्रोतों के साथ बह जाना। कितने %? 45%। ठीक है। अब पारिस्थितिकी पर वर्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। इकोलॉजी पर वर्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। रेनफॉल की मात्रा व वर्ष भर में इसका वितरण जंतु व वनस्पति के
वृद्धि व गतिविधियों को प्रभावित करता है। विश्व को विभिन्न प्रकार के बायोम्स में बांटा गया है। इसका प्रमुख आधार भी वर्षा की मात्रा है। जैसे वर्षा अन्य कारकों को प्रभावित करती, वैसे ही ये भी अन्य कारकों से प्रभावित होती है, जैसे वायु धाराएं, वायु दाब, किसी स्थान की स्थलाकृति आदि। बादलों से लदी हुई वायु के मार्ग में यदि बड़े पर्वत पड़ जाए तो यह वर्षा कराने में सहायक होते हैं, और इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेन या पार्थिक वर्षा। और पर्वत के पीछे कम वर्षा की घटना को बोलते हैं वृष्टि छाया या रेन शैडो। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो मुंबई, उदाहरणार्थ मुंबई पवनाभूमिक यानी है, जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। जबकि पुणे जो कि प्रति पवनाभिमुख है, वहां कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इसी तरीके से राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला राजस्थान की वर्षा में अपनी भूमिका निभाती है। अरब सागर के मानसून प्रवाह के समांतर होने के कारण यह उन्हें रोकती नहीं है, परंतु बंगाल की खाड़ी का यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे कुछ हद तक वर्षा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान पढ़ने से पहले अपन को उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तापमान किसी पदार्थ की ऊष्मा के मापन का महत्वपूर्ण पैमाना है। इसे किसमें मापते हैं? सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या केल्विन पैमाने पर इसको नापा जाता है। मानक MKS मीटर केजी सेकंड तंत्र में इसे सेल्सियस में नापा जाता है। और आप सबको पता है शुद्ध जल का जमाव बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब पृथ्वी पर ताप का प्रमुख स्रोत सूर्य से आने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी की दो गतियां, एक घूर्णन व एक परिक्रमण के कारण तापमान में परिवर्तन आते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पथ में परिक्रमण नहीं करके किस तरीके से करती है? अंडाकार चक्कर लगाती, अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है। इस कारण जुलाई माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट व जनवरी में सर्वाधिक दूरी पर होती है। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, परंतु भारत में मानसूनी हवा व वर्षा के कारण इस समय इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। अतः सबसे गर्म महीना जून माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। पृथ्वी के अपनी दूरी पर एक और झुके होने के कारण सदैव एक ही भाग सूर्य के समक्ष नहीं रहता। मार्च से सितंबर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती है, परंतु इसी समय दक्षिणी गोलार्ध पर या साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। सितंबर से मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यहाँ ठंडे महीने होते हैं इस दौरान।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के 2/3 भाग में नित्य दिन व रात होते हैं। शेष भाग में 6 महीने दिन व 6 महीने रात होते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुका होना विभिन्न भागों के तापांतर का कारण बनता है। तापांतर का कारण बनता है। अब इसमें एक बात नोट करने वाली ये बात है, अक्षांशों के साथ ऊंचाई बढ़ने पर भी तापमान में कमी आती है। अक्षांशों के साथ ऊंचाई बढ़ने पर भी तापमान में कमी आती है, जिसकी दर लेप्स रेट कहलाती है। यह लेप्स रेट आर्द्रता के आधार पर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर हो सकती है। ठीक है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुका होना विभिन्न भागों में तापांतर का कारण बनता है। ये बात अपन ने बात। इसके आधार पर 3 भाग पहचाने जा सकते हैं। अगर अपन डायग्राम के द्वारा समझे, इसको अपन क्या मान ले, एक नक्शा मान ले पृथ्वी का, या वर्ल्ड का नक्शा मान ले, तो बीच में जो ये लाइन होती, ये है क्या है, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। और ऊपर वाला जोन कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, जो 0 डिग्री से अक्षांश से लेकर, सॉरी, दोनों तरफ 0 डिग्री से लेकर उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री और नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री, उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांश में ये क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाता है? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और यहाँ भी 23.5 डिग्री। ये जोन क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। ये विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दोनों तरफ। अब इससे आगे वाला जोन, ये और ये वाला जोन 66.5 डिग्री पे दोनों तरफ बीच, ये वाला जोन कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। और लास्ट इसके बाद वाला जोन क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं, उपरोक्त वर्णित कारणों से वायु का तापमान दैनिक परिवर्तन दर्शाता है। दिन में तापमान स्थानीय मध्य दिवस के 2 या 4 घंटे बाद यह अधिकतम होता है। ये बात आपको नोट करने वाली है कि दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है। ये बहुत सारे एग्जामों में सवाल पूछा जाता है। तो मध्य दिवस स्थानीय दिन के तापमान का स्थानीय मध्य दिवस, यानी कि दिन के 12 बजे के कितने 2 से 4 घंटे बाद मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। यानी कि एग्जैक्ट टाइम आ जावे तो 3 बजे, कितना 3 बजे क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। 2 से 3 बजे या 3 बजे क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, 2 से 3 बजे के आसपास। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब वह सूर्योदय के आसपास के समय न्यूनतम होता है। यानी कि सूर्योदय के आसपास के समय क्या है? न्यूनतम तापमान होता है। पवन, बादल आदि इस समय में परिवर्तन ला सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक सामान्यतः छायादार क्षेत्र में
1.2 मीटर की ऊंचाई पर यह तापमान दर्ज करते हैं। नोट करने वाली बात है। प्रत्येक स्थान के तापमान को दैनिक, मौसमी व वार्षिक तापमान में व्यक्त किया जाता है। वायु की तरह ही जलवाष्पीय या जलीय आवास का तापमान भी महत्वपूर्ण कारक है। वायु के तापमान के साथ ही जलीय आवास का तापमान भी जलवायु कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह शुद्ध जलीय आवास के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बड़े तालाबों व झीलों में तापमान अधिक नहीं हो पाता। गर्म स्रोत का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। समुद्री जल का जमाव बिंदु लवण की मात्रा के आधार पर -1.9 डिग्री से -2.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सरोवर या तालाब के स्वच्छ जलीय आवास का अगर अपन जोनाइजेशन करें या अनुक्षेत्र वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया जा सकता है। इसे कहते हैं थर्मल स्टेलाइजेशन या ताप स्तरण कहते हैं। इसके बारे में अपन बात करें तो इसके अनुसार तालाब आवास का सबसे ऊपरी भाग सौर विकिरणों के कारण अत्यधिक गर्म होता है। ये वाला जो इसको अपन डायग्राम के द्वारा, ठीक है, इसे अधिस्तर या सरफेस लेक सरफेस या सरफेस लेक एपिलियम, ये वाला जोन, ये क्या कहलाता है? सरफेस लेक, या हिंदी में बोलते हैं इसको अधिसर स्तर, जहां तापमान 21 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो सकता है। दूसरा स्तर होता है ताप प्रवण स्तर, थर्मोक्लीन जोन, ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ठीक है, कहलाता है जहां तापमान बहुत अधिक परिवर्तनीय, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री तक हो सकता है। इस वाले जोन में अत्यधिक तापमान परिवर्तनशील होता है। निचला स्तर कहलाता है अंडरलेक स्तर या अध स्तर, ये वाला डायग्राम को अपन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है अंडरलेक स्तर। यह ठंडा परंतु ताप के अंतर की दृष्टि से स्थिर क्षेत्र माना जाता है, लास्ट वाला से, और इससे नीचे होता है बेथन। समुद्री आवास में भी इसी प्रकार का ऊपरी स्तर मिश्रित स्तर या मिक्स्ड लेयर कहलाता है। इसके नीचे का स्तर थर्मोक्लीन, ये 1200 मीटर तथा इसके नीचे गहराई में स्थिर तापमान का स्तर पाया जाता है। स्वच्छ जलीय आवास में दैनिक परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता। स्वच्छ जलीय आवास में 1 डिग्री सेल्सियस तथा समुद्री, यहां नोट करने वाली बात है कि दैनिक परिवर्तन स्वच्छ जलीय आवास में 1 डिग्री सेल्सियस तथा समुद्री जल में 4 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आ सकता है, जबकि स्थलीय आवास में 17 डिग्री सेल्सियस तक अंतर आ सकता है। और रेगिस्तान में जिसमें दैनिक न्यूनतम व अधिकतम तापमान के बीच का अंतर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो अपन ने अभी जो बात करी वो किसके बारे में बात करी? तापीय स्तरण, जो स्वच्छ जलीय तापीय स्तरण के बारे में बात करी, उसके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करी। इसके द्वारा अपन ने समुद्री स्तरण को भी समझा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इसको मैंने अलग अलग 6 से 7 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि तापमान व जीव। तापमान का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान का जंतु व पादपों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट तापमान परास को सहन कर सकता है। यह उस जीव हेतु इष्टतम परास कहलाती है, यानी कि टेम्परेचर रेंज कहलाती है, या इसको बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम। तापमान परास को बोलते हैं टेम्परेचर रेंज और इष्टतम परास को बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज। जंतुओं के लिए ये उपयुक्तम तापमानों की सीमा जैवगतिक परास भी कहलाती है। अधिकांश जीव 4 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पाए जाते हैं। वह निम्नतम तापमान जिस पर जीव सक्रिय रह सके, वह जिसका दुष्प्रभाव न हो, न्यूनतम प्रभावी तापमान कहलाता है। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। इससे कम ताप होने पर जीव ठिठुरन से अक्रिय हो सकता है। इसे ठिठुरन कोमा क्या कहते हैं? चिल कोमा, ठिठुरन कोमा। वह अधिकतम तापमान जिस पर जीव सक्रिय हो सकता है, मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। इससे अधिक ताप होने पर जंतु गर्मी से अक्रिय होकर अंततः मर सकता है। यह कहलाता है हीट कोमा। तो यहाँ 3-4 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, यह आपको याद रखनी है। अब आते हैं, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। इसको अपन एंजाइमों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि तापमान जीवों के एंजाइमों व जैविक अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। अर्थात 1/2 का जो रूल है, 1/2 का जो नियम है कि रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन डबल विथ एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि यहां समझने वाली बात है, क्योंकि जैविक उत्प्रेरक एंजाइम सबस्ट्रेट्स आदि उच्च तापमान पर अपनी आकृति खो देते हैं तथा अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं। जीव को इस कारण अस्थायी या स्थायी क्षति हो सकती है। ये तो हो गई इसकी बात। लंबे समय तक कम या अधिक तापमान में रहने पर इन्हें स्थायी स्थिति हो सकती है, ये बात कर ही चुके। जो जीव तापमान के बहुत अंतर बर्दाश्त कर सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं? इरिथ्योथर्मल या पृथ्वीतापी। जबकि छोटे तापमान परास में ही सक्रिय रह सकने वाले जीव को बोलते हैं स्टेनोथर्मल। और स्टेनोथर्मल्स के अगर आपको उदाहरण याद में रखने हो तो रेप्टाइल्स और पाइला, यूनियो आदि क्या है? स्टेनोथर्मल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तापमान व कार्य की। जीव पर दूसरा प्रभाव है तापमान व कार्य की। तो जंतु तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कुछ जंतुओं में यह क्षमता पाई जाती है कि वे अपने तापमान को नियत रख सकते हैं, चाहे वातावरण का ताप घटे या बढ़े। ऐसे जंतु को क्या कहते हैं? समतापी या नियत तापी, हीमोथर्मल या एंडोथर्मिक एनिमल। अन्य जीव क्या कहलाते हैं? असमतापी, एक्टोथर्मल। क्या कहलाते हैं? असमतापी या एक्टोथर्मल, जो कि वातावरण के ताप को नियत नहीं रह सकते। इनके अलावा एक बीच की श्रेणी भी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोथर्मस, यानी विषमतापी। इनमें अपने तापमान को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता पाई जाती है, और इसका उदाहरण है मोनोट्रिम्स व मार्सुपिलियन जंतु। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म की। नियत नियत तापी जंतु स्वयं का तापमान नियत रख सकते हैं, अतः इनकी जैविक क्रियाओं में तापमान वृद्धि से सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तापमान इनकी मेटाबॉलिज्म रेट या मेटाबॉलिक रेट पर भी प्रभाव डालता है। तापमान नियत रखने हेतु अधिक मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती, अतः स्पष्ट है कि जब तापमान कम होगा तो जंतु को अपनी न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जब बाहरी तापमान देह के तापमान के बराबर होगा तो इसे स्थिर रखने में जंतु को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। थोड़ा सा गलत सेंटेंस काम में ले लिया मैंने, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। जब बाहरी तापमान देह के तापमान के बराबर होगा तो इसे स्थिर रखने में जंतु को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यह अवस्था कहलाती है थर्मल न्यूट्रल पॉइंट, यानी तापीय उदासीन बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? तापीय उदासीन बिंदु। इससे कम या अधिक तापमान होने पर ऊर्जा खर्च कर इसे नियंत्रित करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। तो तापमान व प्रजनन में गहरा संबंध है। अब इसको आगे अपन कैसे जो समझेंगे। तापमान से प्रजनन ऋतु या समय, जनन, गायनोट, लिंग अनुपात व जनन क्षमता सभी प्रभावित होते हैं। अनेक रोटिफर या डेफनिया जैसे जंतुओं में लिंग अनुपात पर तापमान सीधा प्रभाव डालता है। सामान्य ताप पर डेफनिया क्या करता है? पार्थोजेनेसिस से मादा उत्पन्न करता है, फीमेल उत्पन्न करता है। परंतु तापमान बढ़ने पर यह निषेचन फर्टिलाइजेशन द्वारा नर या मादा दोनों उत्पन्न कर सकता है। इसी तरीके से अपन एक बात करें, साइक्लोप्स की एक जाति में भी तापमान लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पर इनमें नरों की संख्या अधिक हो जाती है। इसी तरीके से कुछ रेप्टाइल्स में भी तापमान, जैसे जिसमें छिपकली और क्रोकोडाइल में भी तापमान पर निर्भर सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इसके अलावा मैमल्स की बात करें तो लिंग अनुपात की तरह ही तापमान जनन क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। मैमल्स के शरीर में जो तापमान रहता है उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य सामान्य नहीं हो सकता। इस कारण से टेस्टिस देह गुहा से अलग वर्षण कोष में पाए जाते हैं और वर्षण कोष के तापमान में वृद्धि होने से स्पर्मेटोजेनेसिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा असामान्य शुक्राणु की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से अपन बात करें तो टेम्परेचर और रिप्रोडक्शन में गहरा संबंध होता है। अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर एंड पिगमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्णक या पिगमेंट हानिकारक विकिरणों को बचाने हेतु उपयोगी है, अतः गर्म स्थानों के जंतु गहरे रंगों के होते हैं। इसके लिए ग्लोगर ने एक नियम दिया था, वो एग्जाम में आता है, ग्लोगर का नियम। ग्लोगर के नियम के अनुसार एक ही जाति की रेसे यदि गर्म व ठंडे स्थानों पर मिले तो गर्म व आर्द्र स्थान की रेसे अधिक वर्णक प्रदर्शित
करती है। इसके विपरीत फ्रॉग व फ्राइनोसोमा में ठंडे स्थानों पर अधिक वर्णकता पाई जाती है। संभवतः यह सौर विकिरणों के शोक पर कर शरीर को गर्म करने हेतु अनुकूलन है। ठीक है, सोकर सौर शरीर को गर्म करने हेतु अनुकूलित है। इसके लिए अब वर्ण पिगमेंटेशन के लिए ग्लोवर का नियम आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा आता है टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी, कार्य की। तो इसके लिए 3 से 4 नियम है। तापमान का शरीर की बनावट पर सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। अनेक प्राणीविज्ञों ने इसके लिए अनेक नियम दिए हैं। उदाहरणार्थ सबसे पहले बर्गमैन के नियम। इसके अनुसार ठंडे प्रदेशों में उष्ण रक्त प्राणी वार्म ब्लडेड एनिमल का शरीर अधिक बड़ा होता है, जबकि शीत रक्त प्राणियों का शरीर ठंडे प्रदेशों में छोटा होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सरफेस एरिया अधिक होने से अधिक उष्मा का ह्रास हो सकता है। छोटे आकार के शरीर के आयतन से सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इस कारण ठंडे प्रदेशों में बड़ा आकार अधिक उपयोगी है। ये ध्यान में रखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कुछ छोटे जंतु घने बालों के कारण इस नियम के विपरीत छोटे होकर भी ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। ये और इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ छोटे बालों की ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। अब आते हैं रेंस लॉ या रेंस का सिद्धांत। इसके अनुसार ठंडे प्रदेशों के पक्षियों के पंख अधिक नुकीले व कम चौड़े होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख चौड़े होते हैं। तो देखो, टेम्परेचर मॉर्फोलॉजी को प्रभावित कर रहा कि नहीं कर रहा कि ठंडे क्षेत्र के प्राणियों के तो पंख, रेंस का लॉ कहता है कि ठंडे क्षेत्र के पक्षियों के पंख अधिक नुकीले व कम चौड़े होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख अधिक चौड़े होते हैं। इसी पर आधारित नियम है एलन का लॉ। इसके अनुसार ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के किनारे जैसे कान, थुंड, हाथ, पांव, पूंछ आदि गर्म प्रदेशों के समान जंतुओं से छोटे होते हैं। उदाहरणार्थ, इसका उदाहरण मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 3 लोमड़ियां अत्यंत ठंडे स्थानों पर पाई जाती। एक एल्पाइन लोमड़ी अपेक्षाकृत कम सर्द क्षेत्र की लोमड़ी है। एक रेगिस्तानी लोमड़ी गर्म स्थल पर पाई जाती है। इसके कान अत्यधिक चौड़े पाए गए हैं। इसका लाभ यह है कि यह अधिक सतह होने के कारण यह ऊष्मा अधिक तेजी से क्षय कर अपना तापमान नियंत्रित कर सकती है। अब आखिर में बचा है जॉर्डन का रूल। इसके अनुसार अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की मछलियों में कशेरुकों की संख्या कम होती है या कम पाई जाती है। ठीक है, अब आखिरी टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्षा की तरह तापमान भी जंतुओं व वनस्पतियों को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जंतु एक विशेष तापमान पर ही अपनी गतिविधियां व प्रजनन प्रदर्शित करते हैं तथा किसी विशिष्ट
परास के लिए अनुकूलित होते हैं, अतः उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां कि उनका पसंदीदा ताप परास मिलता हो। उदाहरणार्थ कोरल गर्म तापमान पर पसंद करते हैं, अतः 21 डिग्री सेल्सियस से कम समुद्री ताप वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार कूड एकाइनोडर्म गर्म ताप पर ही अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित करती है। दूसरी ओर कुछ मछलियां ठंडे पानी में ही रहना पसंद करती है। इस तरीके से अपन ने इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके कुछ 7 टॉपिकों के बारे में अपन ने चर्चा की। अब बात करते हैं अपन आखिर में अडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर। अधिक तापमान वनस्पति व जंतुओं पर प्रभाव डालता है। जो जंतु व वनस्पतियों भी कम या अधिक तापमान का सामना करने हेतु अनुकूलित होते हैं। ठंडे क्षेत्र के मैमल्स पर घने बाल पाए जाते हैं, आपको पता ही है। ध्रुवीय भालू के बाल खोखले होते हैं ताकि बीच में ठहरी हवा से ये शीत अवरोधन कर सके। पक्षियों के पंख भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। ठंडे पानी से बचने के लिए व्हेल की त्वचा में अवरोधक या ताप कुचालक वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लू ब्लड या तिमी वसा ब्लू बेबर या तिमी वसा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्तनियों में अधिक ताप के क्षय हेतु श्वेत ग्रंथियां भी मिलती है। इस तरीके से आज अपन ने 2 टॉपिकों के बारे में चर्चा की, एक वर्षण और दूसरा तापमान। अगले में अपन बात करेंगे प्रकाश और आर्द्रता के बारे में, और उसी में अपन बात करेंगे गैसेस के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।